नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर। तो सबसे पहले बैकग्राउंड क्या है अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर का, देखिए आपके ऊपर गवर्नमेंट डिमांड कर सकती है, डिपार्टमेंट आपसे पैसे का डिमांड कर सकता है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। आपके ऊपर कोई ऑफेंस के लिए पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है। तो इन सब केसेस में जरूरी तो नहीं कि आप डिपार्टमेंट के ऑर्डर से अग्री हो। अगर आप डिपार्टमेंट के ऑर्डर से अग्री नहीं हो तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट कहां जा सकते हो, इस बारे में बताता है अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर। डिपार्टमेंट खुद अपने ऑर्डर से अगर खुश नहीं है तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अपने जूनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर के अगेंस्ट कहां जा सकते हैं, उसका भी यहां पे बताया गया है ऑप्शन। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्या होता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो आपका ऑर्डर पास करती है, देखो असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, जो ये ऑर्डर पास करते हैं, ऑर्डर पास होने के बाद आप उस ऑर्डर से अगर खुश नहीं हो तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर उस ऑर्डर से टैक्स पेयर खुश नहीं है तो वो क्या कर सकता है। तो ऐसे केस में उस ऑर्डर के अगेंस्ट टैक्स पेयर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। किसको अपील करेगा, तो सबसे पहले वो अपील करेगा अपीलेट अथॉरिटी को। किसको अपील करेगा, अपीलेट अथॉरिटी को। ठीक है, तो अपीलेट अथॉरिटी की बात करेंगे। सबसे पहले अपील जब टैक्स पेयर करेगा तो कैसे करेगा और क्या क्या चीजें उसे ध्यान में रखनी है। तो जब टैक्स पेयर किसी ऑर्डर से खुश नहीं है, ठीक है, किसी ऑर्डर से खुश नहीं है, तो उस ऑर्डर के कम्युनिकेशन से 3 मंथ के अंदर अंदर उसे क्या करना है, अपील करना है अपीलेट अथॉरिटी को। ऑर्डर के कम्युनिकेशन से मतलब ऑर्डर कभी भी पास हुआ हो उससे मतलब नहीं है, ऑर्डर कब टैक्स पेयर को कम्युनिकेट हुआ वहां से 3 मंथ काउंट होंगे और तब तक वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। इस 3 मंथ को 1 मंथ से और बढ़ाया जा सकता है अगर सफिशिएंट रीजन है, तो 1 मंथ का डिले जो है कंडोन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ऑर्डर पास हुआ 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है, लेकिन टैक्स पेयर को कम्युनिकेट हुआ ऑर्डर 5 अप्रैल 2024 को, तो जो 3 मंथ काउंट होंगे वो कहां से काउंट होंगे, 5 अप्रैल 2024 से काउंट होंगे। 3 मंथ अगर आप काउंट करोगे मई जून जुलाई, तो 5 जुलाई तक उसे क्या करना है, अपील फाइल करना है। ध्यान रखना कम्युनिकेशन से 3 मंथ काउंट होंगे। फर्दर 1 महीना और डिले कंडोन किया जा सकता है। अब ध्यान रखना अगर अपील फाइल करनी है तो आप ऐसे ही अपील फाइल नहीं कर सकते। अपील फाइल करने से पहले कुछ पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी पैसा जमा नहीं करवाया और चले गए अपील फाइल करने, नहीं। अपील फाइल करते टाइम आपको कुछ पैसा जमा करवाना पड़ेगा, एक हिस्सा जमा करवाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं प्री डिपॉजिट। प्री डिपॉजिट तो कितना जमा करवाना पड़ेगा उसकी हम बात करते हैं। मान लीजिए आपके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास हुआ और उसमें लिखा था कि आपने आईटीसी रोंगली अवेल किया है, यूटिलाइज किया है 200 करोड़ का और आपने टैक्स लेस पे किया है 100 करोड़ का। तो ये 2 इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये 2 इश्यूज के ऊपर आपके ऊपर ऑर्डर पास किया गया और उसे टैक्स पे करने के लिए बोला गया। तो अब आपको ध्यान रखना है अगर आप अपील फाइल करना चाहते हो तो कैसे फाइल करोगे। मान लो आपके ऊपर जो आईटीसी का एलिगेशन लगाया गया है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप मानते हो कि हां आपने आईटीसी रोंगली अवेल किया है, लेकिन आपने जो टैक्स कम पे करने का एलिगेशन लगाया गया है उसके ऊपर आप अग्री नहीं हो, तो आप इसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हो। तो ध्यान रखना 100% ऑफ द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन फीस जो एक्सेप्ट कर लिया गया है टैक्स पेयर के द्वारा, तो टैक्स पेयर ने अगर पूरे ऑर्डर में से एक पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है तो वो पूरा का पूरा पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा अपील फाइल करने से पहले। लेट्स से आपने आईटीसी वाला पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है तो ये पूरा का पूरा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब जिस मुद्दे पे आप अपील कर रहे हो, जो मैटर डिस्प्यूट में है, उसके ऊपर टैक्स का अमाउंट कितना है, ध्यान रखना सिर्फ टैक्स का अमाउंट, पेनल्टी फाइन फीस इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहे, सिर्फ टैक्स का अमाउंट जो डिस्प्यूट में है उसका 10% आपको जमा करवाना पड़ेगा, मैक्सिमम अप टू 25 करोड़। अगर आप सीजीएसटी की बात कर रहे हो, अगर आप आईजीएसटी की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम 50 करोड़। ये जो 25 करोड़ 50 करोड़ का जो मैक्सिमम कैप है वो सिर्फ 10% वाले अमाउंट पे है। जो आपने एक्सेप्ट कर लिया वो तो पूरा जमा करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद प्री डिपॉजिट, ध्यान रखना अगर आपके ऊपर डिटेंशन और सीजर की पेनल्टी लगी है, हमने ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर में पढ़ा था सेक्शन 129 में डिटेन और सीज किया जा सकता है आपके गुड्स और ट्रक वगैरह को।
तो ऐसे केस में अगर आपके ऊपर 129 की पेनल्टी लगाई गई है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप अपील करना चाहते हो तो आपको 25% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा। अब मैं आपको यहां पे एग्जांपल के साथ कैलकुलेशन बताता हूं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास किया गया, आपके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास किया गया, ठीक है। उस ऑर्डर में टैक्स का अमाउंट दिया था 1000 करोड़, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट दिया गया था मान लीजिए 200 करोड़ और पेनल्टी का अमाउंट दिया गया था मान लीजिए 300 करोड़, ठीक है। आपने इसमें से एक्सेप्ट कुछ भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट कुछ भी नहीं किया, आपने बोला कि भैया ये पूरा का पूरा ऑर्डर गलत है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप किस में जा रहे हो, अपील करने जा रहे हो, किसको, टू अपीलेंट अथॉरिटी, टू अपीलेंट अथॉरिटी। तो कितना प्री डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा, कितना प्री डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा। देखो आपने क्या कोई भी अमाउंट एक्सेप्ट किया, नहीं किया, इसका मतलब पूरा का पूरा अमाउंट क्या है, डिस्प्यूट में है। तो डिस्प्यूट वाला जो अमाउंट होता है ना उसमें सिर्फ टैक्स का अमाउंट देखते हैं। टैक्स का अमाउंट कितना है 1000 करोड़, तो उसका कितना लेना है आपको, 10% ऑफ 1000 करोड़। अब ध्यान रखना, मान लीजिए ये अमाउंट आपका पूरा सीजीएसटी में दिया हुआ है, मान लीजिए सीजीएसटी में दिया है, तो 10% ऑफ द 1000 करोड़ कितना हो गया 100 करोड़। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम अप टू 25 करोड़। तो कितना होगा 25 करोड़ आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा सीजीएसटी के अंदर, और इतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट आपको 25 करोड़ एसजीएसटी में जमा करवाना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, अगर मान लीजिए ये अमाउंट आईजीएसटी होता, ये अमाउंट आईजीएसटी होता तो क्या करते, 10% दी टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट 1000 करोड़ का 10% 100 करोड़, और मैक्सिमम कितना होता, मैक्सिमम 50 करोड़ हो जाता, दुगना हो जाता। तो यहां पे 50 करोड़ का डिपॉजिट आपको करवाना पड़ेगा, तब जाके आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर पाओगे, अपील कर पाओगे। उसके अलावा मान लीजिए आपने इस ऑर्डर में से 200 करोड़ का आपने टैक्स एक्सेप्ट कर लिया, 20 करोड़ रुपीस का आपने इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, और पेनल्टी में से 60 करोड़ का पेनल्टी आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब आपको ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करने के लिए जो बचा हुआ अमाउंट है उसके अगेंस्ट अपील फाइल करने के लिए, ठीक है, आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट्स से ये पूरा अमाउंट आईजीएसटी के अंदर है, 800 करोड़ बचा, और यहां पे 180 करोड़ आपका इंटरेस्ट बचा, पेनल्टी बचा आपका 240 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो अब आपको करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो अमाउंट आपने एक्सेप्ट कर लिया है वो पूरा का पूरा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो 200 करोड़, 20 करोड़, 60 करोड़, 200 करोड़ प्लस 20 प्लस 60, तो ये टोटल हो गया 280 करोड़, तो आपको जमा करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है डिस्प्यूट वाला अमाउंट, ये तो आपका एक्सेप्ट वाला आपको पूरा जमा करवाना है बिना कोई कैप के। अब इसमें आप क्या ऐड करोगे, 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट। अब डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है, वो भी कौन सा, टैक्स वाला अमाउंट, टैक्स का अमाउंट है 800 करोड़, तो 800 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा 80 करोड़, और मैक्सिमम कितना हो सकता है आईजीएसटी में 50 करोड़, तो यहां पे क्या आ जाएगा 50 करोड़। तो 280 प्लस 50 330 करोड़ रुपीस का आपको प्री डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा, तब जाके इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्या कर पाओगे, अपील कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना। और अगर सीजीएसटी दिया होता तो मैक्सिमम 25 करोड़ तक आप कर सकते थे, और जब आपको सीजीएसटी में पूछा हो तो आपको एक लाइन और लिख के आनी है कि इक्विवेलेंट अमाउंट विल बी चार्ज इन दी एसजीएसटी एज वेल, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। इस तरीके से प्री डिपॉजिट काउंट होता है। अब सर अगर प्री डिपॉजिट हमने जमा करवा दिया, ये 330 करोड़ जमा करवा दिया, तो क्या डिपार्टमेंट ये बाकी बचा हुआ अमाउंट हमसे मांगने आएगा? नहीं मांगने आएगा। बैलेंस अमाउंट के लिए आपकी जो प्रोसीडिंग है उसे रोक दिया जाएगा। जब तक आपकी अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक आपसे कोई भी पैसा मांगने नहीं आएगा, अगर आप प्री डिपॉजिट जमा करवा देते हो। और ध्यान रखना, कल को अगर आप प्री डिपॉजिट जमा करवा दिया और आप केस जीत गए तो आपने अमाउंट फालतू में जमा करवा दिया, तो जो भी अमाउंट आपने जमा करवाया था, ध्यान रखना ये जो एक्सेप्टेड वाला अमाउंट है ये तो आपने एक्सेप्ट करके जमा करवाया है, ये तो अलग बात हो गई, क्योंकि यहां पे डिपार्टमेंट ने भी एग्री कर दिया, आपने भी एग्री कर दिया। अपील आपने फाइल किया था इस अमाउंट के अगेंस्ट, ठीक है। और मान लीजिए ये अमाउंट पे आप केस जीत गए तो ये अमाउंट आपको डिपार्टमेंट क्या करेगा, वापस करेगा, और वापस करेगा विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा ना आपको,
इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितने परसेंट पे मिलेगा, 9% पर एनम की रेट से, 9% पर एनम की रेट से। और जिस दिन आपने ये प्री डिपॉजिट जमा करवाया था वहां से लेकर के और जब आपको रिफंड मिला वहां तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बीच में कभी भी आपने फाइल किया हो, कब जीते अपील, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपने प्री डिपॉजिट जमा करवाया था वहां से लेके जिस दिन आपको रिफंड मिलेगा उतने टाइम तक का आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट 9% पर एनम की रेट से। चलिए अब मैंने आपको बताया ये तो हो गया टैक्स पेयर अगर अपील फाइल करता है अपीलेंट अथॉरिटी को। अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करे, अगर डिपार्टमेंट, सर डिपार्टमेंट क्यों करेगा, ध्यान रखना जो छोटे मोटे एसी डीसी जेसी वगैरह जैसे ऑफिसर होते हैं, सुपरिटेंडेंट होता है, अगर मान लो इन्होंने ऑर्डर गलत पास कर दिया और कमिश्नर ने जब ऑर्डर देखा, कमिश्नर ऑन हिज ओन मोशन और रिक्वेस्ट फ्रॉम अनदर कमिश्नर, जब उसे लगा कि भैया ऑर्डर गलत पास हो गया तो वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को बोलेगा कि भैया जो उस बंदे ने ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट क्या कर दे, अपील कर दे। तो डिपार्टमेंट ही अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करेगा, अपील फाइल करेगा। किसको, अपीलेट अथॉरिटी को। कितने टाइम पीरियड के अंदर करना है, ध्यान रखना 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ कमिश्नर को वहां से 6 मंथ के अंदर अंदर अपील फाइल करना है, 6 मंथ के अंदर अंदर। और उस 6 मंथ को 1 मंथ से डिले कंडोन किया जा सकता है अगर सफिशिएंट रीजन है। ध्यान रखना डिपार्टमेंट जब अपील फाइल करता है उसे प्री डिपॉजिट जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह प्री डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट सिर्फ टैक्स पेयर के लिए है, टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन डाला गया है, डिपार्टमेंट को कोई भी प्री डिपॉजिट जमा नहीं करवाना होता। अब हम अपील को लेकर के हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा फाइल करने के लिए उसकी बात करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बताता हूं। अपील जब आप फाइल करोगे तो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करोगे। जब आप अपील फाइल करोगे तो आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा कि भाई आपकी अपील फाइल हुई है। अब आप क्या करोगे, सर क्या मैं मैनुअली फाइल कर सकता हूं, मैनुअली भी फाइल कर सकते हो इफ नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, या फिर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो वो ऑर्डर कॉमन पोर्टल पे अगर अपलोड नहीं हुआ तो आपको क्या कर सकते हो, मैनुअली अपील फाइल कर सकते हो। देखो अब क्या होगा, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल करना चाहते हो अगर वो ऑर्डर पोर्टल पे अपलोड हो जाता है, पोर्टल पे अपलोड हो जाता है तो जो अपीलेट अथॉरिटी होगी वो वहां से ऑर्डर देख लेगी कि भैया इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल हुई है, तो उस ऑर्डर को रीड करके उसके अगेंस्ट सुनवाई हो सकती है। लेकिन मान लो पोर्टल पे ऑर्डर अपलोड नहीं किया जिस ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था, अब अपीलेट अथॉरिटी को कहां से मिलेगा ऑर्डर, अपीलेट अथॉरिटी कैसे अपील सुन पाएगी जब तक उसके पास ऑर्डर ही नहीं है जिसके अगेंस्ट अपील फाइल की गई है। तो जो बंदा अपील फाइल कर रहा है ना उसे 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, ऑर्डर का कॉपी प्रोवाइड करना है जिस ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपील कर रहा है। इफ ऑर्डर इज नॉट अपलोडेड ऑन कॉमन पोर्टल appellant shall submit copy of order within 7 days of the application. पोस्ट सबमिशन ऑफ ऑर्डर कॉपी फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा। अब ध्यान रखना किस दिन माना जाएगा कि आपने अपील फाइल कर दी। देखो आपने अपील फाइल किया, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिकल अपील फाइल किया और ऑर्डर कॉपी ऑलरेडी पोर्टल पे था, तो ये मान लिया जाएगा जिस दिन आपने अपील फाइल किया उसी दिन आपका डेट ऑफ अपील है। अगर मान लीजिए वहां पे पोर्टल पे ऑर्डर कॉपी नहीं था तो जिस दिन आपने ऑर्डर कॉपी 7 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दिया तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया था उसी दिन आपका डेट ऑफ अपील मान लिया जाएगा। लेकिन आपके अपील आपने जब फाइल किया उसके 7 दिन के अंदर अगर आपने ऑर्डर कॉपी प्रोवाइड नहीं कराया तो जिस दिन आप ऑर्डर कॉपी प्रोवाइड कराओगे उस दिन को माना जाएगा कि आपने अपील फाइल करी है। क्या सर मैं अपील को वापस ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन एक बार आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो गया उसके बाद अगर आप अपील विड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे केस में अपीलेट अथॉरिटी का अप्रूवल आपको लगेगा। अपीलेट अथॉरिटी ने आपकी अपील एक्सेप्ट कर ली थी, अगर अब विड्रॉ करना है तो वहां से अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। ये तो हो गई टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रोसेस रहेगी। लेकिन अपीलेट अथॉरिटी अब क्या करेगा, ध्यान रखना अपीलेट अथॉरिटी को फर्स्ट लेवल ऑफ अपील भी बोलते हैं, क्योंकि जब आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ तो पहली बार आप अपील कहां करने गए, अपीलेट अथॉरिटी के पास, इसलिए उसे फर्स्ट लेवल ऑफ अपील भी बोलते हैं। अपीलेट अथॉरिटी होती कौन है, सर ये कौन लोग होते हैं, क्या कोई जजेस वगैरह होते हैं, नहीं, ये डिपार्टमेंट के ही लोग होते हैं। बाहर से आपको जीएसटी डिपार्टमेंट दिखता है लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर और सारी कैटेगरीज होती हैं। डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑडिट वाला सेक्शन होता है, एक आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह देता है वो सेक्शन होता है, एक एंटी इवेजन वाला सेक्शन होता है, एक आपका अपील वाला सेक्शन होता है। तो मान लीजिए अगर किसी असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है,
तो ऑब्वियसली अगर अपील सुनी जाएगी, किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सुनी जाएगी, तो उसका सीनियर अधिकारी होना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट जो अपील सुनेगा वो कौन होगा? जॉइंट कमिश्नर एंड अबव रैंक का अधिकारी होगा। ये रैंकिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं, जॉइंट कमिश्नर उससे सीनियर होता है, तो जॉइंट कमिश्नर एंड अबव रैंक का जो अधिकारी है वो अपील सुनेगा। अगर ऑर्डर पास किया गया है एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट जो अपील की सुनवाई होगी वो कमिश्नर अपील्स के द्वारा होगी, कमिश्नर अपील्स के द्वारा होगी, क्योंकि वो उसका सीनियर है। अपीलेंट अथॉरिटी जब ये अपील प्रोसेस करेगी तो कुछ बातों का ध्यान रखेगी कि भैया नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, कि जिन लोगों को ये अपील सुनवाई जा रही है, मतलब जो अपीलेंट है और रिस्पोंडेंट है, इन दोनों को नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए। मतलब उन लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, चांस ऑफ हियरिंग मिलना चाहिए। अगर वो उस दिन नहीं आ पाते हैं, पेश नहीं हो पाते जिस दिन बुलाया गया था, वो बीमार पड़ गए, किसी रीजन से कोई दिक्कत हो गई, तो उन्हें रीजनेबल एडजॉर्नमेंट्स भी मिलना चाहिए, मैक्सिमम 3 टाइम। मान लो इस तारीख को बुलाया, नहीं आ पाए, तो नेक्स्ट तारीख उनको दे दी जानी चाहिए। और एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील अगर लगता है कि भैया जिन मुद्दों पे अपील की गई है और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर अपील करी जानी चाहिए थी, तो एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अच्छा, कैसे ऑर्डर पास होगा? ऑर्डर पास करना है 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर अपीलेंट अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी। अब अपीलेंट अथॉरिटी चाहे तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था उसको कंफर्म कर सकती है। अगर चाहिए कि भैया उस ऑर्डर में कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो मॉडिफाई कर सकती है। अगर उसे लगता है कि भैया ये पूरा ऑर्डर ही गलत है तो पूरे ऑर्डर को एन्युल कर सकती है, मतलब उस ऑर्डर को खत्म कर सकती है। ठीक है, बट ये केस को रेफर बैक नहीं कर सकती। अपीलेंट अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो ऑर्डर को वापस भेजे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिकंसीडर करने के लिए, ये पावर उनके पास नहीं है। कैन नॉट रेफर बैक द केस टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये तो था अपीलेंट अथॉरिटी, जहां पे टैक्स पेयर और अगर डिपार्टमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो जा सकते हैं। लेकिन अब डिपार्टमेंट को ना एक और एडिशनल ऑप्शन दिया गया। डिपार्टमेंट को बोला कि मान लो आपके 6 मंथ निकल गए, अब आप अपीलेंट अथॉरिटी के पास तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि डिपार्टमेंट ने गलत ऑर्डर पास कर दिया है तो डिपार्टमेंट को एक और ऑप्शन दिया गया। क्या? आप रिविजनिंग अथॉरिटी के पास चले जाओ, रिविजनल अथॉरिटी के पास। अब ये क्या होगा? 6 मंथ निकल चुके तो डिपार्टमेंट अपीलेंट अथॉरिटी के पास तो नहीं जा सकता। अब अगर लगता है रिविजनल अथॉरिटी, मतलब ये कौन होते हैं? जिन ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उनके सीनियर ऑफिसर्स, उनको लगता है, उन्होंने क्या किया, एग्जामिन किए रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर पास किए थे उनके प्रोसीडिंग का एग्जामिनेशन किया कि भाई किन किन बेसिस पे ऑर्डर पास किया है। जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि ऑर्डर जो पास किया गया है ना वो इरोनियस है, पूरी तरीके से गलत है, प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, भाई डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला ऑर्डर है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है। मान लो किसी छोटे ऑफिसर ने किसी टैक्स पेयर से पैसे खा करके 100 करोड़ का जो डिमांड बनना था उसे 20 करोड़ का बना दिया, तो भैया डिपार्टमेंट को तो 80 करोड़ का नुकसान हो गया। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर है वो प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है। या फिर इन ऑर्डर को पास करते टाइम कुछ मटेरियल फैक्ट्स का ध्यान नहीं रखा गया, या फिर कैग का ऑब्जर्वेशन आया। देखो जो डिपार्टमेंट भी ऑर्डर पास करता है ना उनकी भी ऑडिट होती है, तो वो कौन करता है? कैग। अगर कैग ने बोला कि भैया आपने ऑर्डर गलत पास किया है तो रिविजनल अथॉरिटी क्या कर सकती है? उस ऑर्डर को स्टे कर सकती है और उसके बाद उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है, रिवाइज कर सकती है। अगर उसे लगता है ऑर्डर इरोनियस है, प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है, मटेरियल बातों का ध्यान नहीं रखा गया। कौन कौन से केसेस में वो ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते? तो यहां पे ध्यान रखिए, अगर उस ऑर्डर को अपील में ले जाया गया है, जो ऑर्डर पास किया गया था उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील फाइल हो चुकी है या फिर उस अपील में डिसीजन आ चुका है, तो ऐसे केस में आप उसके अगेंस्ट रिवीजन नहीं कर सकते। तो ऑर्डर इज सब्जेक्टेड टू अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर 6 मंथ का टाइम अभी तक नहीं हुआ है, देखो अगर 6 मंथ का टाइम नहीं हुआ है ऑर्डर पास किए हुए, तो भाई आप जाओ ना, कहां पे जाओगे? आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे। अगर 6 महीने का टाइम निकल गया तभी रिवाइज किया जा सकता है। और उसके बाद भी ध्यान रखना, ऑर्डर पास होने के 3 साल के अंदर अंदर रिवाइज कर लोगे तो ठीक है, 3 साल बाद रिवाइज नहीं किया जा सकता। सो टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ हैज नॉट बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर और 3 years हैज बीन कंप्लीटेड, तो ऐसे केस में रिवीजन नहीं हो सकता।
ऑर्डर हैज बीन ऑलरेडी रिवाइज्ड एट अर्लियर स्टेज, अगर ऑर्डर को पहले ही रिवाइज किया जा चुका है तो वापस से उसे रिवाइज नहीं किया जाएगा। और जिस ऑर्डर को आप रिवाइज करना चाहते हो अगर वो अपने आप में एक रिवीजन ऑर्डर है तो उसे भी रिवाइज नहीं किया जाएगा। सर इन दोनों में फर्क क्या है? मान लीजिए एक एक्स नाम का ऑर्डर पास किया गया, उस ऑर्डर को अगर आप एक बार रिवाइज कर चुके हो तो आप इसे वापस रिवाइज नहीं कर सकते। मान लीजिए एक्स नाम के ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए वाई नाम का ऑर्डर पास किया गया, तो ये वाई नाम का ऑर्डर क्या है? रिवीजन ऑर्डर है, तो इस वाई नाम के ऑर्डर को भी आप रिवाइज नहीं कर सकते। इन केसेस में आप रिवीजन नहीं कर सकते। अब ध्यान रखना एक एक्सेप्शन है कि हमने बोला कि बॉस अगर कोई मैटर अगर सब्जेक्टेड टू अपील है, अगर कोई मैटर अपील में चला गया तो आप उस मैटर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन बात ध्यान रखना, मान लीजिए एक ऑर्डर पास होता है, एक ऑर्डर पास होता है, उसमें तीन मैटर हैं, एक आईटीसी से रिलेटेड है, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है और एक प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। आपने आईटीसी और प्लेस ऑफ सप्लाई वाले मैटर पे क्या कर रखा है? अपील फाइल कर रखा है। तो क्या मैं इस पूरे ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन नहीं कर सकता? तो ध्यान रखना यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे जिन मैटर्स के ऊपर आपने अपील फाइल कर रखी है उन मैटर्स के ऊपर आप रिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन उसी ऑर्डर में अगर ऐसा कोई मैटर है जिसके ऊपर अपील फाइल नहीं हुई है तो उस मैटर को आप रिवाइज कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला मैटर जिसके अगेंस्ट अपील नहीं हुई है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जब तक ये ऑर्डर अपील के अंदर, अपील प्रोसेस में, तब तक आप रिवाइज नहीं कर सकते, तब तक आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे में तो सर अपील में चला गया 3 साल निकल जाएंगे, 3 साल के बाद हम वैसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे एडिशनल टाइम प्रोवाइड किया गया कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो अपील में गया हुआ है ऑर्डर, और उस ऑर्डर में से एक ऐसा मैटर है जो अपील में नहीं गया, उसको अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो कब तक कर सकते हो? 3 years फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर, 3 years फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर और 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील। जो बाकी 2 मैटर्स पे जो अपील करी हुई है उसका जब ऑर्डर आएगा उससे 1 साल के अंदर अंदर विच एवर इज लेटर आप क्या कर सकते हो? अपील फाइल रिवीजन कर सकते हो। रिविजनल अथॉरिटी कौन होती है? ये भी डिपार्टमेंट के ही लोग होते हैं। अगर पास किया है डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ने ऑर्डर, तो इनका सीनियर कौन है? जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। ये लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर ऑर्डर पास किया है एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ने तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इनके सीनियर है, वो यहां पे रिविजनिंग अथॉरिटी की तरह काम करेंगे। ये तो हो गया आपका रिविजनल अथॉरिटी। तो इसका मतलब अगर मैं अभी तक आपको समझाऊं, हमने क्या पढ़ा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट 6 मंथ के अंदर और एसएससी 3 मंथ के अंदर कहां जा सकता है? अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। डिपार्टमेंट के पास एक और ऑप्शन है कि अगर 6 महीने निकल गए तो 3 साल तक वो रिविजनल अथॉरिटी के पास जा सकता है। अब मान लीजिए अपीलेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, रिविजनल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, तो अब कहां जाओगे? उसके ऑर्डर से अगर आप खुश नहीं हो, मान लो टैक्स पेयर खुश नहीं है, डिपार्टमेंट खुश नहीं है, तो किसके पास जाओगे? तो आप जाओगे ट्रिब्यूनल के पास। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसे, जीएसटी 80। तो ये सेकंड लेवल ऑफ अपील है। अब आप सेकंड लेवल ऑफ अपील करोगे क्योंकि आप अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी के ऑर्डर से भी खुश नहीं हो, तो ऐसे केस में आप जाओगे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। चलिए बात करते हैं। तो अगर आप अग्रीव्ड हो बाय द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी में फाइल एन अपील टू जीएसटी 80, डिपार्टमेंट के पास 6 मंथ का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर जब पास किया गया रिविजनल अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, उससे 6 मंथ के अंदर अंदर डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है जीएसटी 80 को। टैक्स पेयर अगर अपील फाइल करना चाहता है जीएसटी 80 को तो 3 मंथ फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। जो अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है उससे कम्युनिकेशन से 3 महीने के अंदर, ध्यान रखना कम्युनिकेशन से 3 महीने के अंदर, और उस 3 मंथ के टाइम को 3 मंथ से और डिले कंडोन किया जा सकता है, 3 महीने से और बढ़ाया जा सकता है ऑन सफिशिएंट रीजन। ध्यान रखना अगर मैटर 50,000 रुपए तक का है, 50,000 रुपीज तक का है, तो ऐसे केस में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल रिफ्यूज कर सकता है कि भैया मैं अपील नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये छोटा मोटा मैटर मेरे पास मत लेके आओ, 50,000 रुपए तक का मैटर मैं नहीं सुनूंगा, तो जीएसटी 80 मना कर सकता है। अब जीएसटी 80 में 2 टाइप के होते हैं। जीएसटी 80 में 2 टाइप के ट्रिब्यूनल होते हैं, एक होती है प्रिंसिपल बेंच, एक होती है स्टेट बेंच। प्रिंसिपल बेंच मतलब जो सेंट्रल लेवल पे होती है, और स्टेट बेंच हर स्टेट में अलग अलग बैठती है। तो सर किसके पास जाएं, प्रिंसिपल बेंच के पास जाएं या स्टेट बेंच के पास जाएं?
तो आपको देखना पड़ेगा आप जिन मैटर्स पे अपील कर रहे हो, अगर उनमें से एक भी मैटर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड है तो आप किसके पास जाओगे? प्रिंसिपल बेंच के पास जाओगे। अगर आपका एक भी मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड नहीं है तो आप कहां जाओगे? स्टेट बेंच के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या होता है ना कि स्टेट का झगड़ा होता है कि भाई स्टेट राजस्थान होगा या पंजाब होगा, और उसके बेसिस पे स्टेट्स में क्या होता है? रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर स्टेट बेंच के पास जाओगे तो वो बायस्ड हो सकती है, तो इसलिए स्टेट बेंच के पास प्लेस ऑफ सप्लाई वाला मैटर नहीं जाएगा। अब प्रिंसिपल बेंच में कौन कौन होता है? प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली बैठती है। प्रिंसिपल बेंच में एक प्रेसिडेंट होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है, दो टेक्निकल मेंबर होते हैं। टेक्निकल मेंबर एक सेंटर का होता है, एक स्टेट का होता है। स्टेट बेंच के अंदर हर स्टेट में बैठती है दो जुडिशियल मेंबर, एक सेंटर का टेक्निकल मेंबर और एक स्टेट का टेक्निकल मेंबर होता है। सर जुडिशियल मेंबर क्या होते हैं? जो जज वगैरह होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। और जो टेक्निकल मेंबर क्या होते हैं? ये 15-20 साल 25 साल एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, जो जज तो नहीं है लेकिन उनको सब्जेक्ट मैटर की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, तो उनको एज ए टेक्निकल मेंबर अपॉइंट किया जाता है और वो एज ए जज काम करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी मैटर आता है जीएसटी-एटी के पास तो नॉर्मली एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर यहां पे मैटर को सुनता है। एक जुडिशियल मेंबर, एक टेक्निकल मेंबर। अगर मैटर 50 लाख रुपए तक का है, अगर मैटर 50 लाख रुपीस तक का है और उसमें कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है कि लॉ के इंटरप्रिटेशन का कोई मैटर नहीं है, तो ऐसे केस में उस मैटर को सिंगल मेंबर के द्वारा भी सुना जा सकता है विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर 50 लाख रुपीस तक का मैटर है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, तो सिंगल मेंबर के द्वारा भी सुना जा सकता है मैटर को। अब सर क्या हम जीएसटी-एटी के पास जब अपील फाइल करेंगे तो क्या तब भी प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा? बिल्कुल, तब भी आपको प्री डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा। यहां पे बोल दिया कि आप अपील फाइल नहीं कर सकते जब तक आप प्री डिपॉजिट जमा नहीं कराओगे। सर हमने अपीलेंट अथॉरिटी के पास जमा करवा दिया था पहले, तो उसे भूल जाओ, वो तो जमा करवा दिया। अब आपको एडिशनल प्री डिपॉजिट जमा करवाना है, वो आप जमा करवा चुके, ठीक है। अब आपको एडिशनल प्री डिपॉजिट जमा करवाना है, कितना? तो ध्यान रखना 100% ऑफ द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन फीस एज एक्सेप्टेड बाय द टैक्स पेयर। जो टैक्स पेनल्टी फाइन फीस वगैरह इंटरेस्ट वगैरह एक्सेप्ट कर लिया है वो तो पूरा का पूरा जमा करवाना पड़ेगा। सर हमने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था अपीलेंट अथॉरिटी के टाइम पे, तभी जमा करवा दिया था, तो फिर वापस जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी जमा करवा दिया, जो आपने एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन फीस अब एक्सेप्ट किया है वो आपको 100% जमा करवाना पड़ेगा। उसके अलावा जिन मैटर्स के ऊपर आप डिस्प्यूट कर रहे हो, जिस मैटर के ऊपर आप डिस्प्यूट कर रहे हो उसमें से जो टैक्स का अमाउंट है अपीलेंट अथॉरिटी में कितना था? 10% का, और अगर ट्रिब्यूनल के पास अपील करोगे तो फर्दर आपको 20% ऑफ टैक्स अमाउंट और जमा करवाना पड़ेगा, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है। इसमें इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन फीस जो डिस्प्यूट में है वो जमा नहीं करवाना है, ठीक है। और यहां पे मैक्सिमम कितना होगा? सीजीएसटी के केस में 50 करोड़ और आईजीएसटी के केस में 100 करोड़ रुपीस का यहां पे मैक्सिमम कैप लगाया गया है। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट को पहली बात प्री डिपॉजिट नहीं देना, अगर प्री डिपॉजिट दे दिया तो बाकी के जो अमाउंट का जो डिमांड फॉर बैलेंस अमाउंट है वो स्टे हो जाएगा जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। अगर आपको बाद में प्री डिपॉजिट रिफंड किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा तो 9% पर एनम की रेट से टिल द डेट ऑफ रिफंड फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ प्री डिपॉजिट आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब यहां पे भी कैलकुलेशन कैसी होगी? उसी प्रकार होगी जैसे अपीलेंट अथॉरिटी के केस में हुई थी। मान लीजिए ऑर्डर पास किया गया आपको, यहां पे अलग तरीके का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए यहां पे टैक्स का अमाउंट था आपका 8 करोड़ रुपीस और यहां पे पेनल्टी का अमाउंट था आपका 4 करोड़ रुपीस और आपका इंटरेस्ट का अमाउंट था मान लीजिए 2 करोड़ रुपीस, ठीक है। इस तरीके से आपने एक्सेप्ट किया ट्रिब्यूनल के सामने आपने एक्सेप्ट कर लिया कितना? टैक्स का अमाउंट 2 करोड़, पेनल्टी का अमाउंट 1 करोड़ और आपने इंटरेस्ट का अमाउंट 1 करोड़ आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको ये 4 करोड़ जो आपने एक्सेप्ट किया वो तो जमा करवाना ही करवाना है, उसके साथ ही आपको जमा करवाना है जो अमाउंट आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने एक्सेप्ट नहीं किया 6 करोड़ रुपीस का टैक्स अमाउंट, तो 6 करोड़ रुपीस का 20%, 6 करोड़ रुपीस का 20% कितना हो गया? 1.2 करोड़। तो आपको 5.2 करोड़ आपको जमा करवाना पड़ेगा। मान लीजिए ये पूरा का पूरा सीजीएसटी के अंदर है,
तो भैया क्या ये 1.2 करोड़ 50 करोड़ से एक्सीड कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 1.2 करोड़, 4 करोड़ प्लस 1.2 करोड़ 5.2 करोड़ आपको जमा करवाना पड़ेगा। भले ही आपने कोई अमाउंट जमा करवा रखा होगा अपील अथॉरिटी को, वो भूल जाओ, अभी आपको एडिशनल 5.2 करोड़ जमा करवाना पड़ेगा, तभी आप जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील फाइल कर पाओगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब यहां पे बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब ये पूरा क्या है, प्रोसीजरल पार्ट आ रहा है कि देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोसीजरल पार्ट। अगर किसी बंदे ने अपील फाइल करी तो ये ट्रिब्यूनल क्या करेगा, जो जिस बंदे के अगेंस्ट अपील फाइल करी है, दूसरी जो पार्टी है, मान लो टैक्स पेयर ने अपील फाइल करी तो दूसरी पार्टी कौन होगी, डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करी तो दूसरी पार्टी कौन होगी, टैक्स पेयर। तो उन दूसरी पार्टी को भी इंटीमेशन भेजेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल की बॉस आपके अगेंस्ट अपील फाइल हुई है, आप अपना पक्ष रखो, उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। उसके लिए 45 डेज का टाइम दिया जाता है, उसे फर्दर 45 डेज से डिले कंडोन किया जा सकता है। अपील फाइल करने की प्रोसीजर सेम है, जैसे अपीलेंट अथॉरिटी के केस में थी वैसे ही अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि अगर आप अपील मैन्युअली फाइल करोगे वो तभी कर पाओगे अगर जीएसटीएटी का रजिस्ट्रार आपको अलाउ करता है, वरना आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपील फाइल करनी पड़ेगी। बाकी प्रोसीजर सेम है। कैसे आपका डेट ऑफ अपील डिटरमाइन होगा, 7 दिन के अंदर आपको कॉपी ऑफ ऑर्डर सबमिट करना है, वो सारी चीजें यहां पे सेम है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि अपील फाइल करने के लिए आपको कुछ फीस देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स देखा जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ टैक्स एवरी 1 लाख रुपीस के लिए आपको 1000 रुपीस की फीस लगेगी, लेकिन मिनिमम 5000 रुपीस की फीस है और मैक्सिमम 25000 रुपीस की फीस है। मान लीजिए आपका टैक्स अमाउंट 2 लाख रुपीस है, तो देखा जाए तो 2000 बनता है, पर मिनिमम 5000 रुपीस की आपको फीस लगेगी। मान लीजिए आपका अमाउंट 30 लाख है, तो देखा जाए तो 30,000 रुपीस बनता है, लेकिन मैक्सिमम कितना लगेगा, 25,000 रुपीस का फीस लगेगा। अपील विड्रॉ की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू होने के बाद अगर विड्रॉ करना चाहते हो तो जीएसटीएटी का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। जीएसटीएटी नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा, खुद का प्रोसीजर यूज करेगा, वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं है। नॉर्मली जो कोर्ट होते हैं वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड होते हैं, पर यहां पे जो जीएसटीएटी है वो बाउंड नहीं है, वो अपना खुद के प्रोसीजर यूज करेगा और नेचुरल जस्टिस का यूज करेगा। ऑर्डर ऑफ जीएसटीएटी 1 साल के अंदर आना चाहिए। वो चाहे तो ओरिजिनल ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, चाहे तो मॉडिफाई कर सकता है, चाहे तो एनल कर सकता है, मतलब उस ऑर्डर को पूरा का पूरा खारिज कर सकता है। लेकिन जैसे अपीलेट अथॉरिटी के पास पावर नहीं था केस को रेफर बैक करने का, यहां पे जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके पास पावर है कि वो केस को रेफर बैक भी कर सकता है। वो वापस भेज देगा कि भैया इस ऑर्डर को रिकंसिडर करो, ठीक है, ये इसके पास पावर है, एडिशनल पावर है। अब एक है प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंसेस। एक बात ध्यान रखना, मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आपका केस चल रहा था, तो आपको एविडेंसेस प्रोवाइड करने थे, आपने प्रोवाइड कराए, और कुछ एविडेंसेस आपने प्रोवाइड नहीं कराए। लेकिन जब ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट आपने अपील फाइल करी अपीलेंट अथॉरिटी को, या अपीलेंट अथॉरिटी का ऑर्डर आया तो आपने अपील फाइल करी अपीलेट ट्रिब्यूनल को, तो इस केस में जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो एविडेंस आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड कराए थे वही एविडेंस अपीलेंट अथॉरिटी और अपीलेंट ट्रिब्यूनल कंसीडर करेंगे ऑर्डर पास करने के लिए। वो किसी भी प्रकार का एडिशनल एविडेंस आपसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको एविडेंस प्रोवाइड कराने थे तो किसको प्रोवाइड कराने थे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, फर्स्ट जिन्होंने ऑर्डर पास किया था। आपने वहां प्रोवाइड नहीं कराए तो अभी यहां आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे आपसे एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वो कौन से केसेस हैं, ध्यान रखना, रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में अगर ऐसे एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया जाता है। Generally, evidence other than evidence produced before adjudicating authorities are not allowed to be produced before appellate authority और GSTAT। लेकिन कौन से exceptional cases हैं जहां पे accept किया जा सकता है along with reasons recorded in writing कि क्यों accept किए गए। Authority refused to admit evidence which should have been admitted। देखो, adjudicating authority को evidence provide कराने थे लेकिन उसने accept ही नहीं किए, तो भाई टैक्स पेयर की क्या गलती, अपीलेंट की कोई गलती नहीं है, तो ऐसे केस में उससे एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। या उसे मौका ही नहीं दिया गया, जो अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया बिना उसे सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दिए हुए, वो एविडेंस प्रोड्यूस कर देता लेकिन उसको मौका ही नहीं दिया गया और उससे पहले ही ऑर्डर पास कर दिया गया, तो ऐसे में उसके एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
अपीलेंट को रोका गया, वो चाहता था एविडेंस प्रोड्यूस करे और वो रेलेवेंट एविडेंसेस भी थे, लेकिन उसे रोका गया, प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एविडेंस, तो ऐसे केस में उसके एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहां तक हम अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास जा चुके हैं। अगर हमारा ऊपर चार्ट देखें तो हम यहां पे जीएसटीएटी के पास गए, स्टेट बेंच, अगर मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड नहीं है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड है तो प्रिंसिपल बेंच के पास गए। यहां तक हो गया, ये हमारा सेकंड लेवल ऑफ अपील हो गया। अब इनके ऑर्डर से भी अगर आप खुश नहीं हो, मान लीजिए आप जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के स्टेट बेंच के ऑर्डर से भी खुश नहीं हो, तो कहां जाओगे? तो ऐसे केस में आपके पास ऑप्शन आता है हाई कोर्ट के पास जाने का। और अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी आप खुश नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर आपका मैटर था प्रिंसिपल बेंच के पास, जीएसटीएटी के प्रिंसिपल बेंच के पास, तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट नहीं जाओगे, डायरेक्टली कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं अपील टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। तो अगर आप जीएसटीएटी के स्टेट बेंच के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आपको 180 डेज के अंदर, 180 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ द ऑर्डर से आपको क्या करना है? हाई कोर्ट को अपील करना है। हाई कोर्ट चाहे तो डिले कंडोन कर सकता है। अगर आप प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटीएटी के ऑर्डर से खुश नहीं हो या हाई कोर्ट के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आपको अपील करना है सुप्रीम कोर्ट को। एक बात आपको ध्यान रखनी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर कौन सा जाएगा? सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ वाला मैटर जाएगा। मतलब अगर आप अपील करना चाहते हो तो ऐसे मैटर पे ही अपील कर सकते हो जहां पे लॉ का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है। सिर्फ फैक्ट्स को चेक करने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उस केस में जीएसटीएटी के बाद आप अपील नहीं कर पाओगे। तो जीएसटीएटी को इसीलिए फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी भी बोलते हैं। तो अगर आपको जीएसटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना है तो आप सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के मैटर पे ही आप कर सकते हो, लॉ के इंटरप्रिटेशन अगर इन्वॉल्व है। क्वेश्चन ऑफ लॉ मींस क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब आप अपील करोगे आपको किसी भी प्रकार का प्री डिपॉजिट जमा नहीं करवाना, किसी भी प्रकार का प्री डिपॉजिट आप जमा नहीं करवाओगे, ना ही टैक्स पेयर ना ही डिपार्टमेंट। लेकिन जो आपका डिमांड बना है, जो आपके ऊपर डिमांड बना है, अगर मान लीजिए जीएसटीएटी ने ऑर्डर पास किया था अगेंस्ट टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर को अब डिमांड पे करना पड़ेगा। वो डिमांड तभी रुक पाएगा अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देते हैं। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो डिपार्टमेंट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपील फाइल करी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, वो क्या करेगा? आपसे डिमांड करेगा और आपसे पैसा रिकवर करेगा। अब कुछ स्पेशल इसमें और पॉइंट्स आते हैं कि किन किन केसेस में अपील फाइल नहीं होती है। तो सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिपार्टमेंट ने ना कुछ छोटे मोटे केसेस में अपील को रोकने के लिए, लिटिगेशन को कम करने के लिए ये सेक्शन डाला, सेक्शन 120। ठीक है, इसमें क्या होगा? अब क्या होता था कि डिपार्टमेंट का कोई भी मैटर हो, छोटा मोटा मैटर हो, मान लो 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वॉल्व है, तो ऑफिसर क्या करते थे? उन मैटर्स के ऊपर भी अपील फाइल कर देते थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को। अब वहां पे डिपार्टमेंट का खर्चा, वकीलों का खर्चा ही बहुत ज्यादा हो जाता था। उतना तो अमाउंट इन्वॉल्व ही नहीं है टैक्स का। अगर कल को केस जीत भी गए तो उतना पैसा तो आएगा नहीं जितना वकीलों के खर्चे में लग जाएगा। तो गवर्नमेंट को ही नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम लिटिगेशन कम करना चाहते हैं और ये छोटे मोटे जो स्मॉल अमाउंट वाले मैटर्स हैं उन पे हम अपील नहीं करना चाहते। तो सीबीआईसी ने मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर दी कि आप जब अपील करोगे, डिपार्टमेंट जब अपील फाइल करेगा तो उसे इन मॉनेटरी लिमिट्स का ध्यान रखना है। अगर इन मॉनेटरी लिमिट्स को एक्सीड करता है अमाउंट तभी आप अपील फाइल करोगे, वरना अपील फाइल नहीं करोगे। अब इन लिमिट्स की वजह से मान लीजिए लिमिट लगाएगी 1 करोड़ रुपीस की और मैटर था सिर्फ 20 लाख रुपीस का, तो डिपार्टमेंट ने इसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं किया। लेकिन किसी दूसरे टैक्स पेयर के केस में ये अमाउंट जो है 2 करोड़ रुपीस है, तो ये तो मॉनेटरी लिमिट से एक्सीड करता है, तो डिपार्टमेंट उस केस में अपील फाइल कर सकता है। नॉन फाइलिंग ऑफ अपील ड्यू टू सच लिमिट शैल नॉट स्टॉप द डिपार्टमेंट टू फाइल अपील इन एनी अदर केस इन्वॉल्विंग सेम और सिमिलर इशू। और अपील फाइल नहीं किया क्योंकि मॉनेटरी लिमिट लगी हुई थी और अमाउंट कम था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि डिपार्टमेंट ने उस स्टैंड को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं किया है। वो सिर्फ मॉनेटरी लिमिट थी इसलिए उन्होंने अपील फाइल नहीं किया। क्या क्या लिमिट दी गई है? तो यहां पे सीबीआईसी ने बोला कि अगर आप जीएसटीएटी को अपील करने जाओगे तो कम से कम अमाउंट 20 लाख होना चाहिए। अगर अमाउंट 20 लाख से कम है तो आप जीएसटीएटी के पास मत जाओ। हाई कोर्ट के केस में अगर 1 करोड़ रुपीस तक का अमाउंट है तो आप अपील फाइल करने नहीं जाओगे। 1 करोड़ से एक्सीड करता है तभी आप हाई कोर्ट के पास जाओगे अपील फाइल करने। अगर सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करना है, तो कम से कम
अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। 2 करोड़ रुपए तक के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। अच्छा, ये अमाउंट कैसे चेक करना है कि सर ये अमाउंट सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए है, टैक्स का अमाउंट है, पेनल्टी का अमाउंट है? तो ध्यान देना, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा रहे हो अपील करने, अगर उस ऑर्डर में टैक्स का अमाउंट भी है, इंटरेस्ट का अमाउंट भी है, पेनल्टी का अमाउंट भी है, या उस ऑर्डर में सिर्फ टैक्स का अमाउंट है, तो ऐसे केस में सिर्फ आप टैक्स का अमाउंट चेक करोगे कि क्या वो 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है। तो अगर किसी भी ऑर्डर में टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है, भले ही वो इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ दिया हो या इंटरेस्ट पेनल्टी के अलावा दिया हो, सिर्फ अकेला दिया हो, तो ऐसे केस में सिर्फ टैक्स के अमाउंट को क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से एक्सीड कर रहा है क्या। तो टैक्स का मतलब यहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस सबको मिला के चेक किया जाएगा। अगर मान लीजिए जो ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो उसके अंदर टैक्स का अमाउंट है ही नहीं, सिर्फ पेनल्टी, इंटरेस्ट और लेट फीस है, तो ऐसे केस में पेनल्टी, इंटरेस्ट और लेट फीस के अमाउंट को कंपेयर किया जाएगा कि 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। डिस्प्यूट अगर रिफंड के रिलेटेड, तो रिफंड का अमाउंट आप कंपेयर करोगे, लेकिन कुछ जगह पे ये मॉनेटरी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर मैटर है रिलेटेड टू जीएसटी हेल्ड अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई जीएसटी के किसी सेक्शन को ये बोल दिया गया कि भैया ये तो सेक्शन ही वैलिड नहीं है, कि जीएसटी में मान लो ब्लॉक क्रेडिट वाला सेक्शन है 17(5), वो बोलता है कि भैया ये मैटर्स में आप क्रेडिट नहीं ले सकते, और किसी ने बोला कि भैया सेक्शन 17 सब सेक्शन जो 5 है ना, ये आप सेक्शन डाल ही नहीं सकते, जीएसटी का ये सेक्शन ही गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो ऐसे केस में जो है ना, बात प्रोविजंस ऑफ जीएसटी की आ गई है, तो ऐसे केस में भले ही वो अमाउंट कितना भी हो, वहां पे अपील फाइल किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस और सर्कुलर जो सीबीआईसी ने इशू किए थे, उनकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठा दिया कि ये रूल्स रेगुलेशन ही गलत है, ये सर्कुलर ही गलत है, नोटिफिकेशन ही गलत है, तो ऐसे केस में अमाउंट कितना मर्जी हो, आपका अपील फाइल करना बनता है डिपार्टमेंट का। अगर मैटर वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड है, ऐसे मैटर जो रिकरिंग नेचर के हैं, कि आज ये मैटर आया है, किसी दूसरे टैक्स पेयर के केस में ये मैटर फिर से आएगा, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, तो अगर रिकरिंग नेचर के मैटर्स हैं तो उनके ऊपर भी आप अपील फाइल कर सकते हो, चाहे अमाउंट कम हो। ये बात होगी डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेक्शन 121 में आपको कुछ ऑर्डर्स या डिसीजन दिए गए हैं जिनके अगेंस्ट अपील ना तो डिपार्टमेंट फाइल कर सकता है, ना ही टैक्स पेयर फाइल कर सकता है। ऐसे कौन से मैटर हैं, तो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कमिश्नर है और कमिश्नर के नीचे 2 बंदे काम करते हैं, ए नाम का बंदा, बी नाम का बंदा। कमिश्नर ने ए को बोल रखा था कि ऑडिट करनी है आपको स्काई लिमिटेड की। अब कमिश्नर को लगा कि ए ढंग से काम नहीं कर रहा, तो कमिश्नर ने ये ऑडिट लेकर के किसको दे दी, बी को दे दी। तो इस जो ऑर्डर पास किया गया कि भैया ए से ऑडिट लेकर के बी को दे दिया, ये उनका इंटरनल मैटर है, इसके ऊपर अपील फाइल नहीं की जा सकती। ऑर्डर ऑफ कमिश्नर टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिसर। अगर ऑर्डर पास किया गया है सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स, तो ऐसे केस में उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल नहीं किया जा सकता। देखो, अगर सीजर और रिटेंशन ऑफ मटेरियल या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसके अगेंस्ट अपील किया जा सकता है, लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, रजिस्टर को सीज किया गया है, तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं किया जा सकता। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, कमिश्नर ने बोला कि भैया इस इंसान ने चोरी करी है, इसके ऊपर जेल का केस चलाओ, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल नहीं किया जा सकता। अगर कमिश्नर ने पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट का कोई ऑर्डर पास किया है, आपको मैंने डिमांड एंड रिकवरी में पढ़ाया था कि कुछ केसेस में आपको पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट का फायदा मिलता है, आप इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे कर सकते हो। आपको अप्लाई करना होता है कमिश्नर को, कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। तो अगर किसी भी प्रकार का डिसीजन कमिश्नर इस बात पे लेता है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले, उस मैटर पे आप अपील फाइल नहीं कर सकते, जो उसका डिसीजन है वो फाइनल है। तो इन 4 मैटर्स के ऊपर आप अपील फाइल नहीं कर पाओगे। ये सेक्शन 120 और सेक्शन 121 भी आपको याद रखना है, ये आपसे सेक्शन से ही पूछ लेता है क्वेश्चन। उसके अलावा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, देखो आपको कई बार ऑफिसर बुलाता है कि आप पेश हो और आप अपना यहां पे बताओ, जो भी मैटर है वो आपको यहां पे बताना पड़ेगा। या मान लो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपने अपील करी और वहां पे आपको पेश होना है, या फिर मान लीजिए कोई अपीलेट अथॉरिटी में आपने अपील करी, वहां पे आपको पेश होना है,
तो आप अगर खुद पेश नहीं होना चाहते तो आप अपने बिहाफ पे किसी को ऑथोराइज कर सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने बिहाफ पे किसी दूसरे बंदे को भेज रहे हो रिप्रेजेंट करने के लिए बिफोर जीएसटी ऑफिसर, अपीलेट अथॉरिटी और जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर इन्होंने आपको पर्सनली बोला है अपीयर होने के लिए तो आपको पर्सनली जाना पड़ेगा, वरना आप अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकते हो। कौन बन सकता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? अगर कोई आपका रिलेटिव है, आपका कोई रेगुलर एम्प्लॉय है, तो वो यहां पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस है, सीएमए है, एडवोकेट है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, तो वो लोग भी आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। कोई आईडीटी गैजेटेड ऑफिसर है, मान लो किसी ने इनडायरेक्ट टैक्स में एज अ ऑफिसर काम किया है 2 साल के लिए, फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स। अगर वो रिजाइन कर दिया, उसने रेजिग्नेशन कर दिया, रिटायरमेंट हो गया, उसके 1 साल बाद, 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा, उसके बाद वो एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकता है, क्योंकि उसे भी लॉ की नॉलेज है। कौन नहीं बन सकता ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? तो अगर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस या रिमूव किया है, हटा दिया गया है, अगर उसने रेजिग्नेशन या रिटायर हुआ है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर उसे डिसमिस या रिमूव कर दिया गया गवर्नमेंट सर्विस से तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। अगर वो कन्विक्टेड है ऑफ ऑफेंस इन प्रोसीडिंग अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, अगर आईडीटी में वो किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है, इसका मतलब वो खुद ही चोर है, तो वो किसी दूसरे को क्या रिप्रेजेंट करेगा? एडजर्ज एज इंसॉल्वेंट, अगर वो दिवालिया हो गया, देखो दिवालिया हो गया तो वो खुद को रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं है, वो किसी और को रिप्रेजेंट क्या करेगा? फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया, उसके लिए वो दोषी पाया गया है, तो भी वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं कर सकता। अब एक सेक्शन है क्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ ऑफिसर, ठीक है? यहां पे समझना, अगर मान लीजिए आपका कोई मैटर है, उसके ऊपर ऑर्डर पास करना है, आपने कोई गलती करी है, उसमें आपने अगर कोई गलती करी है तो डेफिनेटली आपने सीजीएसटी की भी चोरी करी होगी और एसजीएसटी की भी चोरी करी होगी, सेंटर का भी पैसा चोरी किया होगा, स्टेट का भी पैसा चोरी किया होगा। तो क्या सीजीएसटी के लिए सेंट्रल ऑफिसर अलग से ऑर्डर पास करेगा और एसजीएसटी के लिए एसजीएसटी वाला ऑफिसर अलग से ऑर्डर पास करेगा? तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर को अलग अलग ऑफिसर से डील करना पड़ेगा, जो कि वाजिब बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत परेशानी का मामला हो जाएगा। तो यहां पे बोला कि अगर कोई सीजीएसटी का ऑफिसर है, वो एज ए एसजीएसटी ऑफिसर काम कर सकता है और एसजीएसटी का ऑफिसर सीजीएसटी ऑफिसर की तरह काम कर सकता है। तो अगर किसी मैटर पे ऑर्डर पास करना है सीजीएसटी ऑफिसर को, तो वो एसजीएसटी एक्ट के अंदर भी ऑर्डर पास करेगा, और एसजीएसटी ऑफिसर को ऑर्डर पास करना है तो वो सीजीएसटी एक्ट के अंदर भी ऑर्डर पास करेगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अगर ऑर्डर पास कर दिया सीजीएसटी ऑफिसर ने, तो उसके अगेंस्ट जो अपील रिव्यू वगैरह होगा वो सीजीएसटी वाला ऑफिसर ही करेगा, सीनियर ऑफिसर। एसजीएसटी के ऑफिसर ने अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया तो उसके अगेंस्ट जो रिव्यू और जो आपका अपील होगा वो एसजीएसटी का ऑफिसर ही सुनवाई करेगा, सीजीएसटी वाला नहीं करेगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ ऑफिसर्स किया गया है। अब मैंने अपील चैप्टर के रिलेटेड कुछ आपको फॉर्म्स यहां पे एक साथ लिख के दिए हैं, जरूरी नहीं है याद करना, कभी पूछे भी नहीं है और शायद पूछे भी नहीं, लिख तो फिर भी आपको एमसीक्यू पर्पज से मैंने यहां पे लिख के दिए हैं। जब टैक्स पेयर अपील फाइल करता है अपीलेट अथॉरिटी को एपीएल 01, अपीलेट अथॉरिटी फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू करती है। जब वो अपील करते हैं तो एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाता है, तो वो जीएसटी एपीएल 02 फॉर्म में होता है। अगर डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करी है अपीलेट अथॉरिटी को तो एपीएल 03 फॉर्म में होता है। टैक्स पेयर ने अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील फाइल करी है तो एपीएल 05 में होता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन 06 में, और अगर डिपार्टमेंट जीएसटी एटी को अपील फाइल करता है तो 07 में होगा। ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो नवंबर 25 के लिए एप्लीकेबल है, मई 25 के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो आपको ध्यान नहीं देना है। नवंबर 25 वाले इसको पढ़ सकते हैं और आपको फर्दर आपको प्रोवाइड करा ही दिए जाएंगे, ठीक है? तो मई 25 वालों को इसके ऊपर कोई भी दिमाग नहीं लगाना है इस पार्ट के ऊपर। तो इस प्रकार से आपका अपील एंड रिवीजन चैप्टर का जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।